हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। अब ये एक्ट नंबर क्या है, तो इसका एक्ट नंबर है 9। ये 1872 में बने हुए एक्टों में 9 नंबर का एक्ट था। ठीक है। इसमें चैप्टर हैं, इसमें चैप्टर 11 है और इसमें सेक्शन है 238। ठीक है। एक्ट नंबर है 9 और ये बन के तैयार हुआ था 25 अप्रैल 1872 को। ये बन के तैयार हुआ है, एक मिनट, ये बन के तैयार हुआ था 25 अप्रैल 1872 को ये बन के तैयार हुआ था। ठीक है। और ये लागू हुआ है 1 सितंबर 1872 को। ठीक है। अब इसमें 11 चैप्टर हैं। इसमें 2 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल के इनका अलग एक्ट बना दिया गया। जैसे हमारा चैप्टर है 7 चैप्टर जो था, हम जिसमें सेक्शन थे 76 से, जिसमें सेक्शन थे 76 से 123। अब इसे निकाल के इन्होंने जो चैप्टर 7 है, इसके जो सेक्शन है 76 से 123, इसे निकाल के सेल्स ऑफ गुड्स बन गया है। सेल्स ऑफ गुड बना दिया अलग एक एक्ट। और इसमें जो एक और चैप्टर है जो लास्ट वाला है 11 चैप्टर, उसमें सेक्शन थे, उसके सेक्शन थे 239 से 266। इन सेक्शनों को निकाल के इन्होंने बना दिया है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। तो इसमें दो चैप्टर हैं उन्हें निकाल के नया एक्ट बन गया है। जैसे 7 वाला चैप्टर निकाल दिया है इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसे बना दिया सेल्स ऑफ गुड। और जो 11 निकाल दिया है तो उससे बना दिया पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। तो ये से इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्ट नंबर 9 है और ये बन के तैयार हुआ था हमारा 25 अप्रैल 1872 को। ठीक है। और ये लागू हुआ है 1 सितंबर 1872 को। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें चैप्टर कितने हैं? 11 है। ठीक है। जो 7 चैप्टर है उससे सेल्स ऑफ गुड बन गया है और जो 11 चैप्टर है उससे पार्टनरशिप एक्ट बन गया है। ठीक है। और इसमें सेक्शन है 238। अब 238 रह गए क्योंकि 239 और 266, ये 239 से 266 तक इन्होंने बना दिया पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। वैसे इसमें टोटल सेक्शन 266 थे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं पहला सेक्शन क्या कहता है। इसका पहला सेक्शन कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है। तो इसका पहला सेक्शन कह रहा है इस अधिनियम को भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कहा जाएगा। ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है। और इसका विस्तार पूछ रहा है, विस्तार कहाँ तक है? तो विस्तार कहाँ तक है? तो ये कह रहा है ये संपूर्ण भारत पे है। और जो 31 अक्टूबर 2019 से कहाँ तक है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित संपूर्ण भारत पर है। ठीक है। प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को ये प्रारंभ हुआ था। अब आ जाते हम, तो अब ये क्या है? अब ये संपूर्ण भारत पे है। ठीक है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है। ये संपूर्ण भारत पे लागू है। चलो आगे चलते हैं। अब इसका एक सेक्शन आ जाता है 2। तो इसका सेक्शन 2 बताता है, डेफिनेशन दे रखी है इसमें। ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है, हम इसके 2 के ए को पढ़ते हैं। 2 का ये कह रहा है, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को
इस दृश्य से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति से प्रति उस अन्य की अनुमति अभिव्यक्त करे तब वह प्रस्तावना करता है, यह कहा जाता है। तो पहली डेफिनेशन जो 2A दे रखी है उसमें दे रखी है प्रस्तावना की बात कह रहा है। तो ये कह रहा है पहली डेफिनेशन किसकी हुई, तो पहली डेफिनेशन हुई प्रपोजल की। तो ये कह रहा है जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या न करने के लिए अपनी रजामंदी किसी दूसरे व्यक्ति से इस आशय से करता है कि उसकी सहमति प्राप्त करे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, ये प्रस्तावना कहलाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी बात को करने के लिए या ना करने के लिए अपनी रजामंदी किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है इस आशय से कि उसकी सहमति प्राप्त कर सके, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे प्रस्तावना कहेंगे। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि प्रस्तावना हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 2 में। 2 का बी कह रहा है हाँ, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्तावना प्रतिकृत हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रतिकृत हो जाने पर वचन बन जाती है। तो ये क्या कह रहा है कि जो उसने बात कही थी उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ऐसा स्वीकृति दे दी, तो अब वो क्या हो गई, वो एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, और एक्सेप्ट कर ली तो अब क्या बन गई, वो वचन बन गई, प्रॉमिस बन गई। ठीक है, तो ये 2 का ए कह रहा है जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके लिए अपनी अनुमति दे देता है तो वह प्रस्तावना प्रतिगत हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो गई, वो एक्सेप्ट कर ली है उसने, और जब एक्सेप्ट कर ली तो वो क्या बन गई, वो वचन बन गई, वो प्रॉमिस बन जाती है। ठीक है, तो ये 2 का बी कहता है। तो 2 के बी में क्या क्या आ गया, 2 के बी में बता रहा है कि वो बता रहा है एक्सेप्टेंस बता रहा है और प्रॉमिस बता रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 2 का सी कह रहा है प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और प्रस्तावना प्रतिकृत करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहता कहलाता है। तो ये सीधी सीधी बात कह रहा है कि जो व्यक्ति प्रस्तावना करता है वो वचनदाता कहलाता है और जो प्रस्तावना प्रतिकृत कहता है वो वचन ग्रहता कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते आगे 2 के डी में। तो 2 का डी क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है, यह करने से व्रत रहा है, यह करता है, यह करने से प्रवृत्त रहता है, यह करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रस्तुत कहलाता है। तो ये 2 का डी बताता है कंसिडरेशन के बारे में। तो ये कह रहा है वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता कोई कार्य करता है या नहीं करता है, या करने का वचन देता है या ना करने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या लोभ उस वचन के लिए प्रतिफल होगा। तो फिर क्या कहलाएगा, वो कंसिडरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता कोई कार्य करता है या ना करता या नहीं करता है, या करने का वचन देता है, ठीक है, ऐसा कार्य उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हुई कंसिडरेशन की हमारी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं हम आगे। अब 2 का ई क्या कहता है, हाँ, अब आ जाते हैं 2 के ई पर। तो ई कह रहा है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो एग्रीमेंट है। तो ये कह रहा है ऐसा वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो वो एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये किसकी बताता है, 2 का ई बता रहा है एग्रीमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब आ जाते आगे। अब 2 का एफ पे आ जाते हैं। 2 का एफ कह रहा है वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो वो व्यक्तिकारी वचन कहलाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो पक्षों द्वारा एक दूसरे के लिए, ठीक है, एक दूसरे के किए गए वादे परस्पर या व्यक्तिकारी वचन कहलाएंगे। तो जो उन्होंने परस्पर एक दूसरे से जो वादे किए वो क्या कहलाएंगे, वो व्यक्तिकारी वचन कहलाएंगे, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएंगे। ठीक है, 2 के एफ में आगे। अब 2 का जी देखते हैं। 2 का जी बता रहा है वह करार जो विदित प्रवर्तनीय ना हो शून्य होगा। ठीक है, तो सीधी बात ये है वो करार वो एग्रीमेंट जो विद द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है, जो लॉ द्वारा हम प्रवर्तन ना करा सकें तो क्या है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। अब आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं 2 के एच पर।
ठीक है। तो ये कह रहा है वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वो संविदा है। तो क्या कह रहा था उधर, ये कह रहा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तो वो क्या है, तो वो कह रहा है वो वॉइड एग्रीमेंट है। पर ये कह रहा है 2 का H, वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब आगे आ जाते हैं 2 के I में। 2 का I कह रहा है वह करार जो उसके पक्षकार में से एक या अधिक के विकल्प पर जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा है। तो ये कह रहा है कि यदि कोई करार कुछ पक्षकारों के लिए तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो लेकिन कुछ पक्षकारों के लिए प्रवर्तनीय नहीं हो, एक के लिए तो है, एक पार्टी के लिए, एक ही पार्टी के लिए नहीं है, तो वो क्या है, वो शून्यकरणीय संविदा कहलाएगी। तो क्या कहेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो क्या कहलाएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब आ जाते हैं 2 का G। 2 का G कह रहा है जो संविदा विधित परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तब वह शून्य हो जाती है जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब कोई संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तो वो क्या हो जाएगी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, शून्य संविदा हो जाएगी। ये लास्ट वाली डेफिनेशन है। तो अब हम इसे एक एक करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सारी डेफिनेशन को। तो 2 की ये क्या बता रहा था, ये प्रस्तावना के बारे में बता रहा था। ठीक है। तो ये कह रहा था जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या न करने के लिए अपनी रजामंदी किसी दूसरे व्यक्ति से इस आशय से कराता है कि उसकी सहमति प्राप्त करे तो क्या कहलाई, प्रस्तावना कहलाएगी। ठीक है, ये बता दिए 2 के A में। B बता रहा है वचन के बारे में। तो ये कह रहा है जब वह व्यक्ति जिसने प्रस्तावना की जाती है उसके लिए अपनी अनुमति दे देता है तो उसे हम क्या मानेंगे, प्रस्तावना प्रतिकृत हो जाती है। अब जब प्रस्तावना प्रतिकृत हो गई तो वो क्या हो गई, वो प्रॉमिस बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बता दिया है, तो एक्सेप्टेशन के बारे में बता दिया है। हाँ, तो यहाँ क्या क्या, क्या बता रहा है 2 का B। हाँ, 2 का B बता रहा है वचन के बारे में बता दिया और प्रस्तावना प्रतिकृत होती है उसके बारे में बता दिया। अब 2 का C देखते हैं। 2 का C कह रहा है, 2 का C कहता है ये बताता है वचनदाता तथा वचनग्रहता के बारे में। तो वचनदाता कौन है, तो वचनदाता वो है जो प्रस्तावना करता है और जो प्रस्तावना प्रतिकृत करता है वो वचनग्रहता कहलाता है। अब आ जाते हैं हम 2 के D में। 2 का D क्या कह रहा है, ये बताता है कंसिडरेशन के बारे में। तो कह रहा है वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहता कोई कार्य करता है या नहीं करता है या करने का वचन देता है, ठीक है, तब ऐसा कार्य उस वचन के लिए प्रतिफल होगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम 2 के E पर। 2 का E कहता है ये एग्रीमेंट के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है ऐसा वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो वो क्या है, वो एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2 के F पर। 2 का F बताता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। तो ये कह रहा है दो पक्षों द्वारा एक दूसरे से किए गए वादे परस्पर व्यक्तिकारी वचन कहलाएंगे। ठीक है। तो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिकारी वचन कहलाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2 के G पर। तो ये 2 का G बताता है शून्य एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बताता है। ये कहता है बेकरार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना हो वो क्या है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब ये 2 का H बताता है, 2 का H बता रहा है संविदा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कह रहा है वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाएगी, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वो संविदा कहलाएगा। अब आ जाता है 2 का I। ये कहता है शून्यकरणीय संविदा के बारे में बताता है। ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये कह रहा है यदि कोई एग्रीमेंट कुछ पक्षकारों के लिए तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो लेकिन दूसरी पार्टी उसके लिए नहीं तो ये क्या माना जाएगा, ये शून्यकरणीय संविदा मानी जाएगी। अब आ जाते हैं 2 का J। 2 का J बताता है शून्य संविदा के बारे में। तो ये कह रहा है जब कोई संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है तो वह शून्य संविदा मानी जाएगी। तो क्या हो जाएगी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके चैप्टर फर्स्ट पर, इस पर पहला चैप्टर पर। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट कहता है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रह के विषय में। तो किस किस के बारे में बता रहा है, तो ये बता रहा है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण कैसे होगा और प्रतिसंग्रह कैसे होगा। ठीक है। तो पहला देखते हैं सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड बताता है
प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण। तो इसमें 3 चीज़ों के बारे में बता रहा है, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण। प्रतिसंग्रहण मतलब वापस लेना, ठीक है। तो कह रहा है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्तावना तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण क्रमशः प्रस्तावना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंग्रहण करने वाले पक्षकार के किसी ऐसे कार्य या लोभ से हुआ समझा जाता है जिसके द्वारा वह ऐसा प्रस्तावना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंग्रहण को संसूचित करने या आशा रखता हो या जो उसे संसूचित करने का प्रयास रखता हो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, 1 मिनट, हाँ। तो ये बताता है कि प्रस्तावनाओं की संसूचना, तो इसे हम 3 पार्ट में करते हैं। तो ये कह रहा है प्रस्तावनाओं की संसूचना क्या है, तो ये कह रहा है जब किसी व्यक्ति को किसी प्रस्ताव की सूचना दी जाती है, वह प्रस्तावना की संसूचना कहलाती है। अगर कोई किसी व्यक्ति को हमने प्रस्ताव की सूचना दी, तो अब वो सूचना दे दी, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे प्रस्तावना की संसूचना माना जाएगा। अब सेकंड बताता है प्रतिग्रहण के बारे में, ठीक है। तो ये कहता है जब कोई व्यक्ति सूचना के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे सूचना का प्रतिग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब कोई किसी को तुमने कहा था कि ये काम कर लो और वो तैयार हो गया, तो इसे क्या हो गया, और उसने अपनी रजामंदी दे दी, तो उसे क्या मानेंगे, सूचना का प्रतिग्रहण कहलाएगा वो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रतिसंग्रहण, ठीक है। प्रतिसंग्रहण को हम वापस लेना कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है प्रतिसंग्रहण, हाँ। तो ये कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है या दूसरी व्यक्ति प्रस्तावना को प्रतिग्रहण नहीं करता है तो संसूचना का प्रतिसंग्रहण हो जाता है। तो इसे क्या कह लेते हैं कि प्रतिसंग्रहण हो गया सूचना का, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। तो इसमें थर्ड बता रहा था रिवोकेशन के बारे में। तो क्या मानेंगे कि अगर, तो ये कह रहा है, 1 मिनट, तो ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है या दूसरा व्यक्ति प्रस्ताव को ग्रहण नहीं करता है तो संसूचना का प्रतिसंग्रह हो जाता है। तो क्या मानेंगे कि रिवोकेशन हो गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 4 पर, ठीक है। सेक्शन 4 बता रहा है हमारा संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। अब वहाँ तो बता दिया कि कैसे कैसे आप संसूचना देंगे, ठीक है। वहाँ बता दिया संसूचना कैसे देंगे, प्रतिग्रहण कैसे करेंगे, प्रतिसंग्रहण कैसे करेंगे, ये बता दिया सेक्शन 3 में। अब सेक्शन 4 में बता रहा है संसूचना कब पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ठीक है। तो ये कह रहा है संसूचना कब कंप्लीट हो जाती है। तो पहला कह रहा है, तो इसमें कह रहा है प्रस्तावना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई हो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कह रहा है सीधा सीधा, प्रस्तावना की संसूचना जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह की गई है तो प्रस्तावना की संसूचना हम पूरी मानेंगे कि पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। पहला पॉइंट। अब आ जाता है प्रतिग्रहण की संसूचना कैसे होगी। तो ये कह रहा है प्रस्तावना की विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारिसर के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहता की शक्ति के बाहर हो जाए। तो इसमें सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, जो प्रतिग्रहण की संसूचना बता रहा है, तो ये कह रहा है जब पूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आ जाएगी। तो क्या मानेंगे, प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी हो गई, ठीक है। तो उसने प्रतिग्रहण कर लिया, वो मेरी बात जो मैंने रखी थी उसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी सूचना क्या मानेंगे, प्रतिग्रहण की संसूचना, ठीक है। और मानेंगे कि हाँ पूरी हो गई। अब आ जाते हैं प्रतिग्रहण की संसूचना, ठीक है। तो प्रतिग्रहण की संसूचना के बारे में कह रहा है उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिसने प्रतिग्रहण किया गया हो इस प्रकार पारिसर के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति के शक्ति के बाहर हो जाए जो उसे करता है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया है तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है। तो ये क्या कह रहा है, प्रतिसंग्रहण की संसूचना कब हो जाएगी, तो ये कह रहा है तब पूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वो प्रतिसंग्रहण रिवोकेशन किया गया है, ठीक है।
तो ये इसमें तीन चीज़ों के बारे में बता रहा था। ठीक है, संसूचना कब पूर्ण हो जाती है, तो कह रहा प्रस्तावना की संसूचना कब पूर्ण हो जाएगी, तो ये कह रहा जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई है, तो प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण मान ली जाएगी। सेकंड बताता है प्रतिग्रहण की संसूचना, तो ये कह रहा है जब पूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने क्या कर लिया, प्रतिग्रहण कर लिया है, उसकी सूचना अगर मिल जाती है प्रस्तावक को तो हम ये मानेंगे ये पूरी हो गई है। अब आ जाते हैं प्रतिग्रहण की संसूचना, तो ये कह रहा है तब पूरी हो जाती है जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है प्रस्तावना और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण। तो अब कह रहा है ये किस किस के बारे में बता रहा है, प्रस्तावना और प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण। ठीक है, तो दोनों के बारे में बता रहा है, प्रस्तावनाओं के लिए और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण बता रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसे अंदर। तो ये कह रहा है कोई भी प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावना के विरोध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिग्रहण की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। ठीक है, कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंग्रहण किया जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। तो ये कह रहा है किसी प्रस्तावना की संसूचना उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्ण होने से पहले या उसे भेजने से पहले किसी भी समय प्रतिग्रहण की जा सकेगी। ठीक है, रिवोकेशन उसका किया जा सकेगा। ठीक है, अब कब तक किया जा सकेगा, तो ये कह रहा है किसी प्रस्तावना की संशोधना उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्ण होने से पहले या उसे भेजने से पहले किसी भी समय वो रिवोकेशन कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा ये कह रहा है प्रतिग्रहण के बारे में बता, तो ये कह रहा है प्रतिग्रहण प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब पूर्ण होने से पहले प्रतिग्रहण प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण होने से पहले किसी भी समय प्रतिसंगित किया जा सकता है, किसी भी टाइम रिवोकेशन उसका किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का बता दिया, प्रस्तावना का बता दिया, प्रतिग्रहण का भी बता दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे मैं अपने से करा देती हूँ। जैसे ए पत्र द्वारा संसूचना भेजना चाहता है किसी प्रस्तावना के लिए, वह पत्र डाक में डाले जाने से पहले कभी भी उसे सूचना को रिवोकेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो कब तक कर सकता है, जब तक वो डाक में डाले जाने से पहले कभी भी उसे सूचना को प्रतिसंग्रहण कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 6 पे। ये काफी टिपिकल सेक्शन है। ठीक है, तो ये कहता है प्रतिसंग्रहण कैसे किया जाएगा। तो 6 कह रहा है हमारा कि रिवोकेशन हाउ मेड, तो रिवोकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो रिवोकेशन कैसे किया जाता है ये कह रहा है। तो ये कह रहा है प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण हो जाता है, कब कब हो जाता है पॉइंट बता रहा है। तो ये कह रहा है प्रस्तावना द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रतिग्रहण की सूचना की संसूचना किए जाने पर। तो पहला कह रहा है कब हो जाता है, तो ये कह रहा है प्रस्तावना द्वारा दूसरे पक्षकार को सूचना देकर हो जाता है। ठीक है, रिवोकेशन। दूसरा पॉइंट कह रहा है ऐसी प्रस्तावना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने से या यदि कोई समय इस प्रकार विहित न हो तो प्रतिग्रहण की संसूचना के बिना युक्त समय बीत जाने से। तो ये सेकंड पॉइंट कह रहा है यदि प्रस्तावना में प्रतिग्रहण के लिए कोई समय निश्चित है और वह समय बीत गया है तो अब क्या हो जाएगा, उसका रिवोकेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, अब करने कोई टाइम दिया था कि आप इतने टाइम में कर लेना वो काम, या ये सूचना दे देना, आपने वो नहीं दी, तो क्या माना जाएगा कि रिवोकेशन कर लिया, खत्म हो गया उसका टाइम पीरियड। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड कह रहा है प्रतिग्रहण किसी पूर्वभावित शर्त को पूरा करने में प्रतिग्रहीता की असफलता से भी क्या हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा। तो ये कह रहा है यदि प्रतिग्रहण से पहले की कोई शर्त है और उसे पूरी नहीं की गई है तो हम क्या माने जाएगा, पूरी नहीं की तो क्या माने, रिवोकेशन हो गया।
ठीक है, तो ऐसे भी रिवोकेशन हो सकता है। जो शर्त लगाई है वो आपने पूरी नहीं कर पाई। ठीक है, अब इसका आ जाता है लास्ट पॉइंट। ये कह रहा है प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से यदि उसकी मृत्यु या उन्मत्तता का तथ्य प्रतियोगिता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाए। तो ये क्या कह रहा है कि यदि प्रस्तावना की मृत्यु या उन्मत्तता प्रतियोगिता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पहले आ जाए तो प्रतिग्रहण हो जाएगा। तो क्या माना जाएगा कि रिवोकेशन हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति क्या हो गया, प्रस्तावना की थी, उसकी डेथ हो गई या उन्मत्तता हो गई, तो क्या मानेगा अब तो अब ये मान लेंगे कि वो रिवोकेशन हो गया उसका। ठीक है, कब मानेंगे, तो ये कह रहा है यदि प्रस्तावना की मृत्यु या उन्मत्तता प्रतियोगिता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पहले आ जाए तो हम ये मान लेंगे कि अब इसका रिवोकेशन हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे, अब आ जाते हैं हम 7 पर। 7 कह रहा है प्रतिग्रहण अत्यंतिक होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रस्तावना को वचन में संप्रेषित करने के लिए प्रतिग्रहण कैसा होना चाहिए, अत्यंतिक होना चाहिए। तो अब इसमें पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो कह रहा है अत्यंतिक और अविशेषिक होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी प्रस्ताव का प्रतिग्रहण पूर्ण रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए, अत्यंतिक होना चाहिए। दूसरा क्या पॉइंट कह रहा है, किसी प्रायिक और युक्तियुक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए जब तक कि प्रस्तावना विहित न करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है। यदि प्रस्तावना विहित करती हो कि उसे किस प्रकार प्रतिग्रहित किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए तो प्रस्तावना उसे प्रतिगत संसूचना किए जाने के पश्चात युक्त समय के भीतर आग्रह कर सकेगा कि उसकी प्रस्तावना विहित प्रकार से ही प्रतिग्रहित की जाए, अन्यथा नहीं। किंतु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण का प्रतिग्रहण करता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि प्रतिग्रहण के लिए कोई विशेष शर्त रखी गई है कि नहीं आप ऐसे ही करेंगे तो प्रतिग्रहण उसी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, और यदि प्रस्तावक ने प्रस्तावना के प्रतिग्रहण के लिए कोई निर्देश दिया है तो प्रतिग्रहण उसी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, क्या उसने कहा कि नहीं आप लेटर से करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है, तो फिर लेटर से करोगे, जो भी उसने शर्त लगा रखी हो उस हिसाब से करेंगे। तो ये सेक्शन पूरा सेक्शन 7 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है किसी प्रस्ताव का प्रतिग्रहण पूर्ण रूप से होना चाहिए, मतलब आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, अत्यंतिक होना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहा है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है यदि प्रतिग्रहण के लिए कोई विशेष शर्त रखी गई है तो प्रतिग्रहण उसी प्रकार से होना चाहिए, और यदि प्रस्तावक ने प्रस्तावना के प्रतिग्रहण के लिए कोई निर्देश दिया है तो प्रतिग्रहण उसी प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 कह रहा है शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शर्तों के पालन द्वारा प्रतिग्रहण। तो कह रहा है किसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन या व्यक्तिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्तावना के साथ पेश किया गया हो उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्तावना का प्रतिग्रहण है। तो ये कह रहा है सेक्शन 8। हाँ, तो सेक्शन 8 कह रहा है कि यदि प्रस्ताव की शर्तों का पालन कर दिया जाए या किसी व्यक्तिकारी वचन के प्रतिफल का प्रतिग्रहण कर लिया जाए तो यह मान लिया जाएगा कि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण हो गया है। ठीक है, तो क्या मानेंगे कि हम प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 9 पर। सेक्शन 9 बता रहा है वचन अव्यक्त और विविक्षित। तो ये बता रहा है कि वचन कैसे हो सकते हैं, या तो बोल के हो सकते हैं या इशारों द्वारा भी हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं, वचन अव्यक्त या विविक्षित। तो कह रहा है जहाँ तक कि किसी वचन की प्रस्तावना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है वह वचन अव्यक्त कहलाता है। जो मुंह से बोल के किया जा रहा है तो उसे क्या मान लेंगे कि वचन अव्यक्त है। जहाँ तक कि किसी प्रस्तावना के प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा मतलब संकेतों द्वारा या किसी और तरीके से किया जा रहा है वह वचन विवक्षित कहलाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये सेक्शन 9 कह रहा है कि यदि किसी वचन की प्रस्तावना या प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाए तो वह अव्यक्त वचन कहलाता है। यदि वचन की प्रस्तावना या प्रतिग्रहण शब्दों से अलग किसी प्रकार से किया जाए तो हम उसे विवक्षित वचन कहलाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 1 मिनट। हाँ, तो ये कह रहा है
शून्यकरणीय संविदाओं और शून्य करारों के विषय में। तो ये किस किस के बारे में बता रहा है? संविदा के बारे में बता रहा है, शून्यकरणीय संविदा के बता रहा है और शून्य करारों के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं सेक्शन 10 देखते हैं। तो ये कह रहा है कौन से करार संविदा हैं। तो ये कह रहा है कौन से करार हैं जो संविदा हैं। तो कह रहा है सब करार संविदा हैं। तो इसे क्या कह दिया? सारे करार हैं जो एग्रीमेंट है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हैं। यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार की स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं तथा द्वारा अव्यक्त शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? वे सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए तथा शून्य घोषित नहीं किए गए हैं किसी भी लॉ में, तो वो क्या माने जाएंगे? तो वो माने जाएंगे कि ये संविदा है। ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट क्या मान लेंगे? संविदा मान लेंगे। ठीक है, इसमें अंतरिक्ष कोई भी बात भारत में प्रभुत्व द्वारा अव्यक्त निश्चित न की गई हो किसी विधि में जिसमें द्वारा किसी संविदा का लिखित रूप में साक्ष्यों की अनुपस्थिति में किया जाना अपेक्षित हो या किसी ऐसी विधि में जो दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित हो प्रभाव न डाले। तो ये सीधा सीधा आप देखते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? कौन से करार संविदा हैं? तो कह रहा है वे सभी करार संविदा हैं जो सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए हों। ठीक है, और किसी भी विधि में वो शून्य घोषित न किए गए हों, तो वो क्या माने जाएंगे? ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मान लिए जाएंगे। ठीक है, ये कहता है हमारा सेक्शन 10। अब हम देखते हैं 11। सेक्शन 11 कह रहा है संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। तो ये कह रहा है सक्षम व्यक्ति के बारे में बता रहा है सेक्शन 11। तो ये कहता है हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है प्राप्तव्य हो और जो स्वैच्छिक हो और किसी विधि द्वारा उसके वह अधीन हो संविदा करने से निवृत्त ना हो। ठीक है, तो ये सेक्शन 11 कह रहा है सक्षम व्यक्ति के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है प्रत्येक ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो प्राप्तव्य हो मतलब वयस्क हो। ठीक है, स्वैच्छिक हो जिस विधि के अधीन है वह अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ठीक है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है तो कह रहा प्रत्येक व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो वयस्क हो स्वैच्छिक हो किसी विधि के अधीन उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। अब ये सेक्शन 12 देखते हैं। सेक्शन 12 कहता है संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक क्या है। अब ये वहाँ बता दिया कि स्वैच्छिक होना चाहिए वयस्क होना चाहिए। अब सेक्शन 12 बता रहा है कि स्वैच्छिक है क्या। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक कहा जाता है यदि वह उस समय जब संविदा करता है उस संविदा को समझने और अपने हितों पर प्रभाव के बारे में युक्त निर्णय लेने में समर्थ है। तो हम क्या मानेंगे कि वह स्वैच्छिक है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ये कह रहा है कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए स्वैच्छिक तब कहा जाता है जब वह संविदा को समझने में तथा अपने हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे हितों पर ये जानने के लिए निर्णय लेने के लिए उचित सामर्थ्य है। तो हम मान लेंगे क्या वो स्वैच्छिक है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि वह स्वैच्छिक है। अब इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो ये कह रहा है जो व्यक्ति प्राय विकसित रहता है किंतु कभी कभी स्वैच्छिक हो जाता है वह जब स्वैच्छिक हो तब वह संविदा कर सकता है। तो कोई व्यक्ति है जो विकसित है तो वो पर कभी कभी स्वैच्छिक हो जाता है तो वो कब संविदा कर सकता है? जब वो स्वैच्छिक हो जाता है तो वो संविदा कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है जो व्यक्ति प्राय स्वैच्छिक है किंतु कभी कभी विकसित हो जाता है तो वह तब विकसित हो तब संविदा नहीं कर सकता। तो पहले पॉइंट में बता दिया कोई व्यक्ति है जो विकसित है पर कभी कभी स्वस्थ हो जाता है जब स्वस्थ हो जाता है तब वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेकंड में ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक है पर वो क्या है कभी कभी विकसित हो जाता है तो ये कह रहा है जब वो विकसित है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। पागल खाने का एक रोगी जो अंतरकालों में स्वैच्छिक हो जाता है उन अंतरकालों के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो स्वैच्छिक है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 कह रहा है
कंसेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो कह रहा है सम्मति की डेफिनेशन के बता रहा है कंसेंट की क्या डेफिनेशन है। तो कह रहा है दो या अधिक व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब कि वे किसी एक बात पर एक ही भाव में सहमत हों। तो ये सेक्शन 13 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत हो जाते तो हम इन्हें मान लेंगे कि इन लोगों की कंसेंट है, ये सहमत है। ठीक है, अब आ जाते आगे सेक्शन आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 14 पर। तो ये कह रहा है स्वतंत्र सहमति की परिभाषा। तो ये क्या बता रहा है सेक्शन 14? ये बता रहा है फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बता रहा है। तो कह रहा है सम्मति स्वतंत्र तब कही जाती है जबकि वह ना तो धारा 15 में आती हो, ना 16 में, ना 17 में, ना 18 में, ना 20, 21, 22 के उपबंधों के अधीन आती हो। सम्मति ऐसे कार्य तब कही जाती है जबकि वह ऐसे प्रपीड़न, असमय, असर, कपट, दुर्व्यसन या भूल ना होती हो, ना दी जाती हो। तो सीधा सीधा ये कह रहा है सेक्शन 14 कि सम्मति तब स्वतंत्र मानी जाएगी जब वह धारा 15, 16, 17, 18 में ना दी गई हो। ठीक है, और भूलवश ना दी गई हो, किंतु यह धारा 20, 21, 22 में के अधीन है। ठीक है, तो अब ये स्वतंत्र सहमति में बता दिया कि स्वतंत्र की अवधि कब मानी जाएगी। जब 15 में दे रखा है प्रपीड़न, और 16 में दे रखा है समय का असर, 17 में दे रखा है कपट, 18 में दे रखा है दुरुपयोगेशन। तो अब इनके अंतर्गत आएगी तो क्या वो स्वतंत्र सहमति है? तो कह रहा है अगर इनमें नहीं पसती है तो फिर क्या वो स्वतंत्र सहमति है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। हाँ, अब ये बता दिया कि सेक्शन 15 में क्या बता रहा है? प्रपीड़न की डेफिनेशन बता रहा है सेक्शन 15। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रपीड़न इस आशय से कि किसी व्यक्ति से कोई करार कराया जाए, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध है, अथवा किसी व्यक्ति पर चाहे वह कोई हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधिविरुद्ध निरोध करना या निरोध करने की धमकी देना है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को धमकी देकर कोई करार कराया जाए जो आईपीसी में क्या है, दंडनीय है, किसी व्यक्ति को धमकाने के आशय से उसकी सहमति का विधिविरुद्ध निरोध करना क्या कहलाएगा? हमारा प्रपीड़न कहलाएगा। तो हम क्या मानेंगे? 15 में क्या आ रहा है? प्रपीड़न। तो क्या मानेंगे ऐसी सहमति की प्रपीड़न द्वारा ली गई है। ठीक है, किसी को डरा के, धमका के, विधिविरुद्ध निरोध करके की जाए। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि क्या क्या किया गया है? प्रपीड़न किया गया है उसके साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब सेक्शन 16 बताता है असमयिक असर की परिभाषा। अब असमयिक असर क्या है? तो ये कह रहा है, एक मिनट, असमयिक असर की डेफिनेशन के बारे में बताता है सेक्शन 16। तो क्या पहला पॉइंट कह रहा है संविदा असमयिक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहाँ की पक्षकार के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार के अरिज फायदा प्राप्त करने के लिए करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है यदि पक्षकार के बीच में ऐसे संबंध हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्ष पर अधिकार रखता है तथा उसे अपनी इच्छा से शासित कर सकता है, तो हम क्या मानेंगे कि असमयिक असर कर रहा है। ठीक है, और जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे अधिकार रख रहा है, मतलब साथ रहता है, फ्रेंड है, ये कुछ है, अब क्या है उससे वो अपने फायदे के लिए कोई सहमति ले लेता है। ठीक है, तो क्या माने जाएगा? वो असमयिक असर के अंतर्गत ली गई है। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड कहता है विशिष्ट और पूर्ववर्ती सिद्धांतों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में समझा जाता है जब कि वह उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध रखता है, या तो वास्तविक और प्राधिकार रख रहा है या क्या है, वैश्वासिक संबंध में आ रहा है। ठीक है, भी कह रहा है ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसकी मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रूढ़ता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है। ठीक है,
तो ये पूरा सेक्शन 16 ये कह रहा है सीधा सीधा, ये कह रहा है कि यदि पक्षकारों के बीच में ऐसे संबंध हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर अधिकार रखता है तथा उसे अपनी इच्छा से शासित कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे संबंध होते हैं जिसमें एक दूसरे की इच्छा पर शासित कर सकते हैं। ठीक है, तथा उस स्थिति का फायदा उठाता है, वह असमय का असर करता है। ठीक है, अब असमय का असर कौन कर सकता है? जैसे जैसे एक डॉक्टर ए अपने मरीज बी को अपनी सेवाओं के बदले में एक आवश्यकता से अधिक राशि लेने के लिए उत्प्रेरित करता है। ये क्या कर रहा है? असमय का असर कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब मैंने देखो तुम्हारा इलाज किया है, ठीक है, आप इतनी फीस तो दे रहे हैं, आप इतने पैसे और दे दो। अब वो क्या असमय का असर के अंतर्गत है। ठीक है, उत्प्रेरित कर रहा है, अब वो दे देता है, तो अब उसकी सहमति ले लेता है, तो क्या मानेंगे कि असमय का असर के अंतर्गत उसकी सहमति ली गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 17। ये बताता है कपट की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो इसे ये कहता है कपट से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है निम्नलिखित कार्यों में कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौन अनुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा संविदा के किसी पक्षकार की या उसके अभिकर्ता की प्रवंचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो, तो हम क्या मानेंगे? कपट किया है उसने। और इसमें पॉइंट भी दे रखे हैं जो बात सत्य नहीं है। जैसे अब इसे देखते हैं एक बार। तो ये कह रहा है ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा जानबूझकर झूठ बोलकर दूसरे पक्षकार को उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया है, तो हम इसे क्या मानेंगे? कि उसके साथ कपट किया जा रहा है। ठीक है, अब पहला पॉइंट कह रहा है कोई ऐसी बात जो सत्य नहीं है उसका सत्य के रूप में विश्वास कराना। ठीक है, तो क्या है? ये कपट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य की सक्रिय को छिपाया जाना। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है किसी तथ्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा जानबूझकर उस तथ्य को छिपाता है कि हाँ, अगर उसे पता है कि हाँ, और वो जानबूझकर वही बात छिपा रहा है। ठीक है, तो क्या है? ये कपट है। फिर आगे कह रहा है कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना किया गया हो। अब कह रहा कोई वचन जो पालन करने के आशय से जबरदस्ती बनाया गया हो। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? कि वो क्या कह रहा है कि पालन नहीं करना, पर उसने क्या कर दिया? कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना, और उसने वचन तो दे दिया पर वो भविष्य में पालन नहीं करेगा। ठीक है, पर उसने अभी वचन दे दिया, तो ये क्या है? कपट है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो कह रहा है प्रवंचा करने योग्य कोई अन्य कार्य। ठीक है, अब आगे अब प्रवंचना करने जो कह रहा है धोखा देने के आशय से किया गया कोई अन्य कार्य भी आ जाएगा इसी में। ठीक है, अब कह रहा है कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसका कपटपूर्ण होना विद्युत द्वारा विशेषतः घोषित किया है। अब क्या ये कह रहा है कि कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसे किसी विधि ने कपटपूर्ण घोषित कर दिया है, तो ये क्या मानेंगे? कि वो कपट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कपट में क्या क्या आता है? तो ये कह रहा है ऐसा कोई कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा जानबूझकर झूठ बोलकर दूसरे पक्षकार को उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो, ऐसा वचन हम क्या मान लेंगे? ऐसा कार्य हम कपट मानेंगे। ठीक है, और इसमें पॉइंट दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आ जाता है सेक्शन 18। ये बताता है दुरुपदेशन की परिभाषा। ठीक है, तो कह रहा है दुरुपदेशन से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है पहला पॉइंट कह रहा उस बात को का जो सत्य नहीं है ऐसे प्रकार से किया गया निश्चय प्रख्यान जो उस व्यक्ति की जो उसे करता है जानकारी से समर्थित ना हो, यद्यपि उस बात का सत्य होने का विश्वास करता है। इसकी लैंग्वेज कितनी टिपिकल है। हाँ, उस जानकारी में समर्थित ना हो यद्यपि वह उस बात के सत्य होने के विश्वास करता है। तो कह रहा किसी असत्य बात का सत्य के रूप में विश्वास दिलाना, तो ये क्या है? ये भी दुरुपदेशन है। ठीक है, कोई असत्य बात है उसको सत्य के रूप में विश्वास दिला रहा है, तो ये क्या है? ये भी दुरुपदेशन है। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है कोई ऐसा कर्तव्य भंग जो प्रवंचना करने के आशय के बिना उस व्यक्ति को जो उसे करता है या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को कोई फायदा किसी अन्य को भुलावा देकर पहुंचाता है,
जिससे उस अन्य पर या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के आशय से किया गया कर्तव्य भंग वो भी दुरुपदेशन के अंतर्गत आएगा। वो क्या आएगा? मिथ्या दुरुपदेशन के अंतर्गत आएगा। अब आगे आ जाओ। कह रहा चाहे कितना ही सरल भाव से क्यों न हो, करार के किसी पक्षकार से उस बात के पदार्थ के बारे में जो उस करार का विषय हो कोई भूल कराना है। तो कह रहा करार के पक्षकार द्वारा करार के विषय में कोई भूल कराना मिथ्या विपदेशन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? करार के पक्षकार द्वारा जो एग्रीमेंट है उनकी पार्टी द्वारा एग्रीमेंट के विषय में कोई भूल कराना क्या कहलाएगा? मिथ्या विपदेशन कहलाता है। ठीक है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और है। तो जो दुरुपदेशन है उसमें क्या है? दुरुपदेशन से जो कार्य संविदाएं हुई हैं वो केवल भंग किए जा सकती हैं। ठीक है, उनकी क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, जो दुरुपदेशन के अंतर्गत जो संविदा कारित होती हैं तो भंग की जा सकती हैं। ठीक है, पर उनकी क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, ये काफी पूछता भी है। ये हम अंदर पढ़ते हैं ना पूरा बुक से डिटेल में, तब इसका और डिटेल मिलता है। ठीक है, पर अब अभी हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 19। ये कह रहा है सेक्शन 19 कह रहा है स्वतंत्र सहमति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणी। तो ये कह रहा है अगर कोई करार असहमत प्रपीड़न द्वारा, कपट द्वारा, दुरुपदेशन द्वारा किया गया है तो क्या हो गया? तो वो स्वतंत्र तो है नहीं, तो अब क्या माना जाएगा? उसे शून्य मान लिया जाएगा। सीधी बात है, वो शून्यकरणी हो जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही कह रहा है इसमें। अब आगे आ जाते हैं। अब आ जाते 20 क्या कह रहा है? जबकि दोनों पक्ष का तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य है। ये काफी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये कह रहा है जहाँ की किसी करार के दोनों पक्षकार किसी तथ्य की बात के बारे में जो करार के लिए मरम्मूत है भूल में हो वहाँ करार शून्य है। तो ये क्या कह रहा है? यदि किसी करार के दोनों पार्टी किसी आवश्यक तथ्य के बारे में भूल में है वहाँ करार एग्रीमेंट क्या मान लिया जाएगा? शून्य मान लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इसे देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है बी से अमुक घोड़ा खरीदने का करार ए करता है। बी से ए ने एक एग्रीमेंट कर लिया घोड़ा खरीदने के लिए। तो कह रहा है यह पता चलता है कि वह घोड़ा सौदे के समय मर चुका है। यदि दोनों में से किसी भी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी तो ये क्या है? करार, ये एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है ये 21। ये भी काफी पूछता है विधि के बारे में भूलों का प्रभाव। अगर कोई विधि के बारे में भूल है तब क्या प्रभाव होगा? ठीक है, तो ये बताता है 21। तो ये कहता है 21 कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणी नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के बारे में विधि के बारे की किसी भूल के कारण की गई थी, किंतु किसी ऐसी विधि के बारे की जो भारत में प्रवृत्त नहीं है। किसी भूल का वही प्रभाव है जो तथ्य की भूल का होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 21 के भारत में प्रवृत्त किसी विधि की भूल के कारण संविदा शून्यकरणी नहीं होगी, किंतु यदि विदेशी विधि की भूल को हो तो ऐसा माना जाएगा कि वह तथ्य की भूल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? तो ये पहला ये कह रहा है और तथ्य की भूल 20 में बता दिया है। क्या है तथ्य की भूल में? अगर तथ्य की भूल है तो क्या मानेंगे? एग्रीमेंट वॉइड मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भारत में प्रवृत्त किसी विधि की भूल के कारण संविदा शून्यकरणी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो संविदा क्या हुई? शून्यकरणी नहीं होगी, किंतु यदि विदेशी विधि के भूल के कारण है तो हम उसे हम वॉइड करा सकते हैं। ठीक है, तो क्या माने? वो वॉइड ही होगी। ठीक है, क्योंकि तथ्य की भूल की 20 में बता दिया कि वॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या माने जाएंगे? वॉइड मानेंगे। ठीक है, तो 21 ये कह रहा है भारत में प्रवृत्त किसी विधि की भूल के कारण कोई संविदा शून्यकरणी नहीं होती है, किंतु यदि विदेशी विधि की भूल को हो तो ऐसा मानेंगे कि वह तथ्य की भूल है। ठीक है, अगर विदेशी विधि की भूल के बारे में है तो। अब आ जाते हैं आगे। जैसे ए और बी इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय विशिष्ट
भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वारित है, संविदा शून्यकरणी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें भारत की विधि के बारे में है, तो ये क्या कह रहा है, भारत की विधि के बारे में है, तो क्या मानेंगे, शून्यकरणीय नहीं माना जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, संविदा शून्यकरणीय नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं 22 कह रहा है एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे में भूल से कार्य संविदा। ये वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन चल रहे हैं 20, 21, 22, ये काफी पूछता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कोई संविदा इस कारण ये शून्यकरणीय नहीं है कि उसके पक्षकार में से एक के किसी तथ्य की बात के बारे की भूल में होने से वह कारित हुई थी। ठीक है, तो 22 ये कह रहा है कि यदि संविदा का कोई एक पक्षकार तथ्य की भूल में है तो संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक पक्षकार क्या है, तथ्य की भूल में है, तो वो क्या कह रहा है, संविदा फिर क्या नहीं होगी, शून्यकरणीय नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये 22 कह रहा है। अब आ जाते 23 पर। 23 और 24 वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। अब ये बता रहा है कौन से जो कंसिडरेशन है, कौन से प्रतिफल उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो अथवा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कब माना जाएगा, जब विधि द्वारा निषिद्ध है तो हम मानेंगे वो कि विधिपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब इसमें आगे पॉइंट दे रखे हैं, तो ये कह रहा है वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों के विफल कर देगा अथवा वह कपटपूर्ण हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विधि के उपबंधों के विफल करने वाला हो और कपटपूर्ण हो, तो हम क्या मानेंगे, ये विधिपूर्ण नहीं है। अब आगे ये कह रहा है, आगे कह रहा है उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षत अंतर्वृत्त या विवेचित हो। तो ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षत करने वाला हो। ठीक है, आगे कह रहा है न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने, तो या तो लोक नीति के विरुद्ध हो तो भी क्या है, ये विधिपूर्ण नहीं है। फिर आगे कह रहा है आगे कह रहा है इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विरुद्ध हो वो क्या है, वो शून्य माना जाएगा। ठीक है, तो क्या मानेंगे कि वो शून्य है। ठीक है, तो 23 कह रहा है कि विधिपूर्ण उद्देश्य या प्रतिफल के बारे में बता रहा है, तो ये कह रहा है ऐसे प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होंगे जो विधि द्वारा निषिद्ध हैं, विधि के उपबंधों को विफल करने वाले हों, कपटपूर्ण हों, किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति देने वाले हों, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध हों। ऐसे प्रतिफल या उद्देश्य वाला करार शून्य होगा। तो क्या मानेंगे हम, ऐसे सारे एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट मान लेंगे। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं एक। तो ये कह रहा है ए अपना गृह 10,000 रुपये में बी को बेचने का करार कर रहा है। यह 10,000 रुपये देने का बी एक वचन गृह बेचने ए के वचन के लिए प्रतिफल है और गृह बेचने का ए का वचन 1,000 रुपये देने के बी के वचन के लिए प्रतिफल है। ये विधिपूर्ण प्रतिफल है। तो ये विधिपूर्ण प्रतिफल के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि ए क्या करेगा, उसे घर देगा और बी क्या करेगा, उसे पैसे देगा। तो ये क्या है, विधिपूर्ण है। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक और देखते हैं, अब एक नेगेटिव वाला देख देते हैं। जैसे जैसे एक है ए बी को लोक सेवा में नियोजन करने के लिए 1,000 रुपये मांगता है। अब ए क्या कहता है कि मैं लोक सेवा में नियोजित कर दूंगा, आप क्या करो 1,000 रुपये मुझे दे दो। बी ए को 1,000 रुपये देने का वचन दे देता है। यह एग्रीमेंट क्या है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये विधिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते 24 कह रहा है यदि प्रतिफल और भागतय विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि प्रतिफल और भागतय विधि विरुद्ध हो तो करार क्या है, तो कह रहा है एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। तो कह रहा है यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग या किसी एक उद्देश्य के लिए
कई प्रतिफलों में एक या किसी एक का कोई भाग विरुद्ध हो तो करार क्या, तो एग्रीमेंट क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। जो 23 में पूरे के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पार्टली है, ठीक है। पार्टली क्या है, वैलिड है, पार्टी अनवैलिड है, तब बात कर रहा है ये 24। तो ये कह रहा है यदि प्रतिफल का या उद्देश्य का कुछ भाग विरुद्ध हो तो करार क्या मानेंगे हम, वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड मान लेंगे, ठीक है। जैसे ए नील के वैध निर्माण का और उससे वस्तुतः में अवैध दुर्व्यवहार का बी की ओर से अधीक्षण करने का वचन देता है। बी 10,000 रुपये वार्षिक सम्मेलन ए को देने का वचन देता है, ठीक है। यह करार इस कारण शून्य है कि ए के वचन का उद्देश्य और बी के वचन के लिए प्रतिफल भागतः विरुद्ध है। तो ये कह रहा ए बी से नील की वैध निर्माणरत वस्तुओं के अवैध दुर्व्यवहार का करार करता है। करार शून्य है क्योंकि उद्देश्य उसका क्या है, भागतः आधा क्या अवैध है, क्योंकि अब ठीक है, अब वस्तुओं के अवैध व्यापार के लिए भी कह रहा है, तो क्या है ये शून्य, ठीक है। तो क्या मानेंगे कि इसका पार्टली शून्य है, एक पार्ट इसका क्या है, शून्य है, ये मानेंगे। अब आ जाते हैं हम 25 पर। 25 कह रहा है प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जब केवल लिखित या रजिस्ट्रीकृत हो। तो ये कह रहा है बिना प्रतिफल के कोई भी एग्रीमेंट किया गया है तो वो शून्य है, ठीक है, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, पर लिखित हो या रजिस्ट्रीकृत हो, लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने के वचन हो, पर सीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण का संदाय वचन हो, ठीक है। तो अब इसमें ये बता दिया है कि बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। सिवाय करके ये दे दिया है, अगर लिखित में है, रजिस्ट्रीकृत है, किसी बात के लिए प्रतिकर है, ठीक है, देने का वचन है, या परसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण का संदाय का वचन है, तो क्या है, तो वो वैलिड है। तो कह रहा प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है सिवाय, तो इसमें पॉइंट दे रखी कब शून्य नहीं है उसके, ठीक है। वैसे तो बता दिया उसने शून्य, तो अब इसमें बता रहा है कि कौन कौन से शून्य, तो ये कह रहा है इन्हें छोड़ के शून्य है, ठीक है। तो पहला पॉइंट दे रखा है करार लिखित रूप में अव्यक्त और रजिस्ट्रीकृत के लिए तस्मै प्रबद्ध विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के लिए निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैतिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई नैतिक प्रेम वगैरह के बारे में कोई कर दिया गया है बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट, तो हम उसे क्या मानेंगे, तो हम उसे वैलिड मानेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रीकृत है, लिखित है, ठीक है, उनके बीच कोई ऐसा संबंध है, नैतिक प्रेम है, तो आप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट कह रहा है किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिफल देने के लिए वचन हो जिसमें वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले ही कोई बात कर दी गई हो अथवा ऐसी कोई बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था, ठीक है, अथवा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, एक मिनट, हाँ, अब जस्ट सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः प्रतिफल देने के लिए कोई वचन दे दिया गया है, ठीक है। अब जो जिसे वचन दिया गया है उसने पहले ही कोई कार्य कर दिया है आपके लिए, अब उसके लिए अब वो बिना प्रतिफल के कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो फिर वो उसका प्रतिफल माना जाएगा जो उसने पहले कार्य कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब आ जाता है थर्ड कह रहा है किसी ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषय विधि द्वारा वारित न होने की दशा में लेनदार करार लेता है, अर्थ उसके पूर्णतः या भागतः संदाय की किसी उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस वचन से भारित किया जाना है या तन्मयतः साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा यह किया गया लिखित या हस्तांतरित है। तो ये कह रहा है कोई परिसीमा, कोई ऋण ले रखा था किसी ने, अब उसका क्या है, लिमिटेशन टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ही खत्म होने वाला था उसने क्या कहा, नहीं नहीं मैं आपकी, आज ही खत्म होने वाला था, आज ही उसने क्या कह दिया कि नहीं नहीं मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, तो ये क्या हो गया, तो अब ये अवधि बाधित ऋण का संदाय करने की प्रतिज्ञा हो गई, तो अब क्या हो, अब ये वैलिड हो गया, अब ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, तो इसमें ये कह रहा है पूरा एक बार दोबारा देख लेते हैं 25 क्योंकि ये वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये कह रहा है बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होगा तथा प्रतिफल वर्तमान भूतलक्ष्य भविष्य वाला हो सकता है, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, प्रतिफल वैध होना चाहिए, प्रतिफल पर्याप्त या अपर्याप्त भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अपवाद दिए गए हैं। पहला तो कह दिया कि नहीं बिना प्रतिफल के क्या है, बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट शून्य होगा, तो ये बता दिया। अब इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में बिना प्रतिफल के करार भी वैध होगा। कब होगा, पहला कह रहा है 25 का, ये प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह, निकट कोई संबंध है, प्राकृतिक प्रेम है, स्नेह है, तो उसके लिए किया गया है तो वैलिड मान लेंगे। सेकंड पॉइंट कह रहा है स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति की प्रतिज्ञा कर दी गई है। जैसे किसी ने तुम्हारे लिए कोई कार्य कर दिया गया था तो तुमने कह दिया हाँ मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर दूंगा, तो उसे उस टाइम आप कर सकते हैं बिना प्रतिफल के करार। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि अवधि बाधित ऋण का संदाय करने की प्रतिज्ञा ली है आपने, तो वो भी क्या मानी जाएगी यहाँ, तो वो वैलिड मान ली जाएगी। ठीक है, आप बिना प्रतिफल के एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं 25 कह रहा है विवाह का अवरोध करार शून्य है। तो कह रहा है ऐसा हर करार शून्य है जो अप्राप्त वय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के लिए अवरोध पैदा करता हो। तो कह रहा है बाल विवाह हो रहा हो तो आप रोक सकते हो। ठीक है, और अन्य व्यक्ति के विवाह में अगर कोई अवरोध करते हो तो वो क्या है, तो अगर अन्य किसी के विवाह में अवरोध करने के लिए आप एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो ये कह रहा है 26 किसी नाबालिग व्यक्ति के सिवाय किसी व्यक्ति के विवाह में अवरोध करार शून्य होगा। ठीक है, और 27 कह रहा है व्यापार अवरोधक करार। ठीक है, तो कह रहा है व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। तो कह रहा है हर करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति व्यापार या कारोबार करने से अवरुद्ध किया जाता है तो उस विस्तार तक वो शून्य होगा। तो 27 कह रहा है कि ऐसा प्रत्येक करार जो किसी व्यक्ति को वैध व्यापार या कारोबार करने से रोकने के लिए किया जाए तो ऐसा एग्रीमेंट क्या है, शून्य मानेंगे हम। ठीक है, पर इसमें एक अपवाद दे रखा है। अपवाद क्या दे रखा है, अपवाद कह रहा है, ये अपवाद काफी पूछता है, जिस करार की गुडविल बेच दी गई है उस करार को न चलाने के लिए व्यक्ति की व्यावर्तियाँ। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि किसी करार की गुडविल ही बेच दी है आपने, ठीक है, गुडविल बेच दी गई है तो उसका अवरोध करार शून्य नहीं है, तो वो रोक सकता है। क्यों, कि भैया तुमने गुडविल बेच दी है, अब आप वो कार्य आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर गुडविल बेच दी है तो फिर वो सही मानेगा। ठीक है, तो न्यायालय कहेगा भैया आपने गुडविल बेच दी, पैसे ले लिए, अब आप उसी नाम से कैसे कर सकते हैं कोई व्यापार, तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बता रहा है इसका अपवाद। अब आगे चलते हैं। 28 कह रहा है विधिक कार्रवाई के अवरोधक करार शून्य। अब ये कह रहा है कोई विधिक कार्रवाई के रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो हम क्या मानेंगे, शून्य मान लेंगे। ठीक है, अंदर पढ़ते हैं। तो कह रहा जिसमें उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्रवाई द्वारा प्रवर्तित कराने से अत्यधिक अवरुद्ध किया जाता है, या जो उस समय को उसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवर्तित करा सकता है पर सीमित कर देता है, या जो किसी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को निर्वापित कर देता है, या उसके किसी पक्षकार को किसी दायित्व से अनुमोचित कर देता है जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने से अवरुद्ध हो जाए, उस विस्तार तक क्या है, शून्य माना जाएगा। तो 28 कह रहा है कि यदि कोई करार जो किसी विधिक कार्रवाई को प्रवृत्त होने से रोकने के लिए या उसमें बाधा डालने के लिए या किसी संविदा के पक्षकारों के दायित्व अधिकारों को समाप्त या कम करने के लिए वह उस विस्तार तक शून्य माना जाएगा। अगर तुमने ये करने के लिए आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो क्या माना जाएगा, वो एग्रीमेंट शून्य माना जाएगा। जहाँ तक ऐसा अगर ये पॉइंट दे रखे हैं, अगर आप ये करने के लिए आप कर रहे हैं कोई एग्रीमेंट क्या, तो क्या मानेंगे, तो हम वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि कोई करार जो किसी विधिक कार्रवाई को प्रवर्तित होने से रोकने के लिए, अगर कोई कार्रवाई हो उसमें बाधा डालने के लिए या किसी संविदा के पक्षकारों के दायित्व या अधिकारों को समाप्त या न्यून करने के लिए, अगर ऐसा करने के लिए आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो वह एग्रीमेंट हम क्या मान लेंगे, वॉइड एग्रीमेंट मानेंगे। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद दे रखा है, जो विवाद पैदा हो उसमें मध्यस्थता के लिए निर्देशित करने वाली संविदा व्यावर्ती है। तो ये काफी पूछता है। ठीक है, तो 28 यह कह रहा है कि किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए निर्देशित किया जाने वाला एग्रीमेंट,
कर रखा है, आपने क्या अगर दो लोग व्यापार कर रहे हैं और आपने ये कह दिया, आपने एग्रीमेंट कर रखा है कि आप क्या करेंगे, अगर हम में कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम न्यायालय ना जाके हम मध्यस्थ के यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ न्यायालय क्या करेगा, वहाँ वैलिड मान लेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, किसी विवाद को मध्यस्थ के लिए निर्देशित किया जाने वाला करार शून्य नहीं होगा। संविदा से पहले उठे प्रश्नों को मध्यस्थ के लिए निर्देशित करने वाला करार शून्य नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। आगे आ जाते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा अब 29 ये कह रहा है करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, ठीक है। 29 तो ये कह रहा है ऐसा करार जिसका अर्थ निश्चित ही नहीं है वे क्या है, वे शून्य हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई करार हैं जिनका अर्थ ही नहीं निश्चित है तो क्या है, वे वॉइड है, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है ए बी को 100 टन तेल बेचने का करार करता है, ठीक है। उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि उसे उस किस तरह का तेल आश्रित है। अब उसे यही डिसाइड नहीं है कि कौन सा तेल है, सरसों का है, मिट्टी का है, कौन सा तेल है। तो ये करार क्या अनिश्चितता के कारण क्या माना जाएगा, अवॉइड कर देंगे हम इसे, ठीक है। अब आ जाते आगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन काफ़ी पूछता है। इसे पद्धम के तौर के करार कहते हैं, पद्धम के तौर के करार शून्य है या इसे बाजी करार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है पद्धम के तौर के करार शून्य है, ठीक है। जो बाजी करार है वो क्या है, शून्य है। और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा जो पद्धम पर जीती गई है, अवकथित है, या जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पद्धम किया गया हो परिणाम के अनुसार वर्णित की जाने को न्यस्त की गई हो। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाजी के तौर के करार शून्य होंगे तथा बाजी में जीती हुई रकम के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा, ठीक है। पहला ये कह दिया। अभी इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाजी के तौर के करार क्या होंगे, शून्य होंगे तथा बाजी में जीती हुई रकम के लिए कोई वाद नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अभी नीचे बता रहा है घुड़दौड़ के लिए कतिपय पारितोषिक के पक्ष में अपवाद। अब ये घुड़दौड़ है ना, तो ये कुछ अपवाद है, ठीक है। तो इस पे ये अपवाद बताया गया है कि इसमें आप कर सकते हो, ये शून्य नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें कंडीशन लगा दी है, ठीक है। तो ये कह रहा है यह धारा ऐसे चंदे या अविदाय को या चंदा देने या अविदाय करने के ऐसे करार को विधि विरुद्ध बिना देने वाले न समझी जाएगी कि किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं के प्रदेय किसी ऐसी प्लेट पारितोषिक या धनराशि के लिए या मध्य दिया या किया जाए जिसका मूल्य या रकम 500 रुपये से अधिक हो। तो ये कह रहा है किसी चंदे या घुड़दौड़ में जीती हुई राशि जिसका मूल्य 500 रुपये से अधिक है वहाँ यह धारा लागू नहीं होगी। तो क्या कह रहा है, सीधा सीधा ये कह रहा है कि घुड़दौड़ वाले जो मैटर है उन पे ये सेक्शन लागू नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते एक और नीचे बता दिया है लॉटरी वाला पॉइंट। तो ये कह रहा है हाँ, तो ये कह रहा है इस धारा की कोई बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे व्यवहार को जिसकी भारतीय दंड संहिता की धारा 294A लागू है वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी, ठीक है। एक मिनट। तो ये कह रहा है जो लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि आईपीसी की धारा 294A पर भी यह धारा लागू नहीं होगी, ठीक है। इस धारा की कोई विवाद घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे व्यवहार को जिसकी धन प्रक्रिया संहिता की धारा 294A लागू है वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी। तो मतलब ये वैध नहीं बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस धारा की कोई भी बात घुड़दौड़ से संबंधित किसी ऐसे व्यवहार को जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294A लागू है वैध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये 294A को भी वैलिड नहीं करती है, ठीक है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो आईपीसी की धारा 294A पर भी यह धारा लागू नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे।
अब आ जाता है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड कह रहा है चैप्टर थर्ड कह रहा है समासित संविदाओं के विषय में। तो ये क्या बता रहा है? समासित संविदाओं के विषय में। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इसे। तो इस पर सेक्शन आ जाता है 31। 31 कह रहा है समासित संविदाओं की परिभाषा। तो ये समासित संविदा क्या है इसके बारे में बता रहा है 31। तो कह रहा है समासित संविदा वह संविदा है जो किसी संविदा से समापित किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिए हो, वो क्या है? समासित संविदा है। तो कह रहा है ऐसी संविदा जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, समासित संविदा कहलाएगी। ठीक है, पहला इस पे ये कह दिया। तो ये क्या कह रहा है? ऐसी संविदा जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, समासित संविदा कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे इलस्ट्रेशन दे रखा है, तो ये कह रहा है बी से ए संविदा करता है कि यदि बी का गृह जल जाए तो वह बी को 10,000 रुपये देगा। यह क्या? ये एक समासित संविदा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये घटना घटित होने या ना होने पर है, तो क्या माने जाएंगे? समासित संविदा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब 32 कह रहा है ऐसी संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समासित है। अब 31 ने बता दिया समासित संविदाओं की डेफिनेशन। 32 बता रहा है कि किसी घटना के घटित होने पर समासित संविदाओं के परिवर्तन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर कोई घटना घट जाएगी तो क्या होगा? तो ये कह रहा है उन समासित संविदाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता यदि और जब तक वह घटना घटित न हो जाए। यदि वह घटना असंभव हो जाए तो ऐसी संविदा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये कह रहा है 32 ऐसी संविदा जो किसी घटना के घटित होने पर समासित है, जब तक ऐसी घटना घटित न हो जाए उसका परिवर्तन किसी विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता। ठीक है, जब तक घटना क्या नहीं हो जाए? घटित न हो जाए। यह घटना असंभव हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 33 पर। 33 कह रहा है उन संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समासित हों। ठीक है, तो 33 कह रहा है उन संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समासित हों। तो कह रहा है उन वहाँ बता दिया 32 में बता दिया था कि अगर घटना घटित होने पर, अभी घटना घटित होने पर समासित थी या घटना घटित न होने पर समासित है। तो कह रहा उन समासित संविदाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए तब कराया जा सकता है जब उस घटना की घटित होना असंभव हो जाए उससे पूर्व नहीं। तो ये क्या कह रहा है 33 कह रहा है यदि कोई संविदा भविष्य में घटित होने वाली अनिश्चित घटना पर समासित है तो ऐसी संविदा का परिवर्तन तब कराया जा सकता है जब वह घटना असंभव हो जाए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो घटना ना होने पर समासित है, इस वजह से। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है एक करार करता है कि यदि अमुक पोत वापस ना आए, ठीक है, एक करार एग्रीमेंट कर रहा है कि अगर कोई अमुक पोत है वो वापस ना आए तो वह बी को एक धनराशि देगा। अब पोत क्या हो रहा? वो डूब गया, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रवर्तन पोत के डूब जाने पर कराया जाएगा। अब पोत डूब गया तो क्या? अब कॉन्ट्रैक्ट प्रवर्तन कराया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 34 पर। 34 कह रहा है 34 कह रहा है जिस घटना पर संविदा समासित है यदि वह किसी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। तो कह रहा है कि यदि संविदा किसी व्यक्ति के भावी आचरण पर समासित हो तो तब वो कब हाँ आचरण हो तो वह घटना कब असंभव समझी जाएगी। तो ये कह रहा है यदि वह भावी घटना जिस पर कोई संविदा समासित है यदि वह प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी अनिर्दिष्ट समय पर कार्य करेगा तो वह घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब
ऐसी व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो किसी भी परिसीमित समय के भीतर या उत्तरदायी आकस्मिक के बिना उस व्यक्ति द्वारा वैसा किया जाना असंभव कर दे। तो 34 कह रहा है यदि कोई संविदा किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में किए जाने वाले किसी कार्य पर समासित हो तो जब ऐसा कार्य असंभव हो जाए तो वो संविदा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा ये पूछता है कि यदि संविदा किसी व्यक्ति के भावी आचरण पर समासित है तो ये कॉन्टेक्ट में कहाँ है, तो ये 34 में है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि कोई संविदा किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में किए जाने वाले किसी कार्य पर समासित हो तो ऐसी तब जब ऐसा कार्य असंभव हो जाए तो संविदा क्या हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 35 पर। 35 कह रहा है संविदा जो नियत समय के भीतर विनिश्चित घटना के घटित होने पर समासित हो तो कब शून्य हो जाएगी। अब इसमें टाइम पीरियड दे रखा है, तो कह रहा है समासित संविदा जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के किसी नियत समय के भीतर घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए शून्य हो जाती है जब अनिश्चित नियत समय के अवसान पर ऐसी घटना न घटित हुई हो या यदि उस नियत समय से पूर्व ऐसी घटना असंभव हो जाए। तो 35 कह रहा है कि यदि कोई संविदा तय किए गए समय पर होने वाली घटना पर समासित है तो ऐसा समय बीत जाने के बाद संविदा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यदि घटना के घटित न होने पर समासित हो, यदि कोई संविदा ऐसी तय समय में किसी घटना के घटित न होने पर समासित हो, ठीक है, तो ऐसी घटना के असंभव होने पर संविदा क्या हो जाएगी, प्रवर्तन कराया जा सकता है ऐसी संविदा का। तो ये क्या कह रहा है, इस टाइम पीरियड की बात बता रहा है कि अगर इतनी टाइम पीरियड के अंदर आपने ये काम कर दिया तो फिर क्या, क्योंकि वो टाइम पीरियड के अंदर समासित है तो क्या अगर वो आज से ही थी उस टाइम पीरियड के अंदर, अगर वो टाइम पीरियड पर अगर काम हो गया तो वो संविदा का हम प्रवर्तन करा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम नहीं करा सकते। ठीक है, तो अगर टाइम दे रखा है कि इस टाइम अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा करेंगे तो वो आपको करना पड़ेगा। अगर ये टाइम में ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम ये नहीं करेंगे तो वो करना पड़ेगा, वो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो समासित संविदा इसी टाइम के अंदर बताई गई है कि ये घटना होने या न होने पर ये समासित है। ठीक है, तो ये बताता है 35। ठीक है, तो 35 क्या बता रहा है, तो एक बार और देख लेते हैं। 35 कह रहा है यदि कोई संविदा तय किए गए समय में न होने वाली घटना पर समासित है तो ऐसा समय बीत जाने के बाद संविदा शून्य हो जाएगी। ठीक है, अगर वो उस टाइम पीरियड में वो घटना नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है कि यदि घटना के घटित न होने पर समासित हो तो कह रहा है यदि कोई संविदा ऐसी तय समय में किसी घटना के घटित न होने पर आश्रित हो तो ऐसी घटना के असंभव हो जाने पर संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकेगा। तो यहाँ दोनों पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, घटना अगर इतने टाइम पीरियड के बाद ऐसा हो गया तब क्या करेंगे, और ऐसे होने पे एक ना होने पे। ठीक है, तो ये दोनों दे रखा है। अब आ जाता है 36 कह रहा है असंभव घटनाओं पर समासित करार शून्य। तो ये कह रहा है समासित करार जो किसी असंभव घटना के घटित होने पर ही कोई बात करने या न करने पर हो शून्य है, चाहे घटना की असंभव करार के पक्षकारों को समय ज्ञात थी या नहीं। तब करार क्या होगा, तब जब करार किया गया था। तो ये कह रहा है यदि कोई करार किसी असंभव घटना पर समासित है तो ऐसा करार शून्य होगा। ठीक है, तो अब जैसे इसमें दे रखे हैं इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये करार करता है कि यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर लेती हैं तो बी को 1000 रुपये देगा। ये क्या है, और ना तो सरल रेखाएं वो कैसे घेर सकती हैं किसी को, ठीक है, किसी स्थान को। तो ये क्या है, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, अब आगे अब आ जाता है चैप्टर 4 कह रहा है संविदाओं के पालन के विषय में। ठीक है, तो ये संविदाओं के पालन के विषय में बता रहा है। तो कह रहा है संविदा जिनका पालन करना होगा। तो कौन कौन सी संविधाएं जिनका पालन करना होगा। ठीक है, तो इसका सेक्शन 37 आ जाता है। ये कहता है संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। अब कह रहा है ये संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता है, क्या है, पालन करने की बाध्यता है। ठीक है, तो कह रहा है संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने
की प्रस्तावना करनी होगी जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के प्रबंधों के अधीन अभियुक्त माफी न दे दी गई हो। तो ये कह रहा है संविदा के पक्षकारों को अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या पालन करने की प्रस्तावना करनी होगी, ठीक है, जब तक पालन को विधि द्वारा मुक्ति न दे दी जाए। ठीक है, यदि वचन के पालन से पहले वचनदाता की मृत्यु हो जाए तो उनकी प्रतिनिधि क्या करेंगे, उस वचन का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई वचनदाता की मृत्यु हो जाएगी तो उसके वचन का पालन कौन करेंगे, एलार करेंगे उसके। ठीक है, जो उसकी क्या करेंगे, प्रतिनिधि करेंगे, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है 37। अब आ जाते हैं 38। 38 कह रहा है पालन की प्रस्तावना प्रतिगत करने से इनकार करने का प्रभाव। तो कह रहा है यदि पालन की प्रस्तावना को प्रतिगत ना किया जाए तब, तो कह रहा है जबकि किसी वचनदाता ने वचनग्रहता से पालन की प्रस्तावना की हो और वह प्रस्तावना प्रतिगत नहीं की गई हो तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न तदव द्वारा वह संविदा के अधीन के अपने अधिकारों को खो देता है। तो ये क्या कह रहा है, 38 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति वचनग्रहता से पालन की प्रस्तावना करता है तथा वचनग्रहता ने पालन से इनकार कर दिया, तो क्या अब जब वचनग्रहता ने ही पालन कर दिया है, पालन से इनकार कर दिया है, तो वचनदाता उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, पालन करने का क्या नहीं होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। क्यों होगा, वचनदाता, जब वचनग्रहता ने मना कर दिया तो वचनदाता क्यों उत्तरदायी होगा, फिर वो उत्तरदायी नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये बहुत सारी शर्तें फर्तें दे रखी हैं, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, हाँ, संविदा से संबंधित उसके अधिकार खत्म नहीं होंगे, पर जो 38 में है ये कह रहा है लास्ट पॉइंट कि संविदा से संबंधित उसके अधिकार खत्म नहीं होंगे। ठीक है, वो अधिकार बने रहेंगे भले ही वचनग्रहता ने मना कर दिया है। ठीक है, फिर भी। अब आ जाते हैं हम 39 पर। 39 कह रहा है वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार का इनकार का प्रभाव। अब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि उसका कोई वचन है उसका पूर्णतः पालन नहीं कर रहा हो। ठीक है, पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। तो कह रहा है जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचनों का पालन पूर्णतः करने से इनकार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने लिए योग्य बना दिया हो, तब वचनग्रहता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसके चालू रखने को शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपसम्मति संज्ञापित ना कर दी गई हो। तो 39 ये कह रहा है कि यदि संविदा का कोई पक्षकार वचन का पालन करने से पूर्णतः इनकार कर देता है, ठीक है, या स्वयं को पालन करने के लिए निर्युक्त बना देता है, तब वचनग्रहता संविदा का अंत कर देगा। तो क्या कहेगा, भैया जब हमारा पालन ही नहीं हो रहा, किसी जो हमने जो वचन था उसका पालन ही नहीं हो रहा, तो क्या करेगा वचनग्रहता, कॉन्ट्रैक्ट का अंत कर देगा। इसे समय पूर्व संविदा भंग या प्रत्याशित संविदा भंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समय पूर्व संविदा भंग। ये बहुत पूछता है कि समय पूर्व संविदा भंग कहाँ दे रखा है, तो 39 में दे रखा है। ठीक है, तो 39 क्या कह रहा है, 39 ये कह रहा है यदि संविदा का कोई पक्षकार वचन का पालन करने से पूर्णतः इनकार कर देता है या स्वयं को निर्योग्य बना देता है, तब वचनग्रहता संविदा का पालन का अंत कर सकेगा। ठीक है, अंत कर सकेगा, और इसे क्या कहते हैं, इसे समय पूर्व संविदा भंग कहते हैं। ठीक है, 39 को।